हाय एवरीबॉडी। आज हम लोग गेराल्ड मैनली हॉपकिंस द्वारा कंपोज पोएम गॉड्स ग्रैंडियर पढ़ने जा रहे हैं। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम वी अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट डीएम हॉपकिंस। डीएम हॉपकिंस was born in Stratford, Essex on 23rd July 1844. He got his primary education at Highgate School. He became a priest of the Society of Jesus in May 1866. In May 1866, he made three important decisions. First, he became a priest of the Society of Jesus. Second, he also became a Jesuit. Jesuit means the member of Royal Catholic Society. And third, he burnt all his poems. Today's poem was written on 23rd February 1877. In 1884, he was appointed to the chair of Greek at University College, where he remained till his death on 8th June 1889. His important works are Brinsley Poplars, White Beauty, The Wind Hover to Christ our Lord, The Rake of the Dutchland. He introduced sprung rhythm. Sprung rhythm is a group of stressed and unstressed syllables together, like law, 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 dum, dum, this way. Means stressed, 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 unstressed, unstressed. This kind of syllables are called sprung rhythms. And sprung rhythms bring the natural rhythm of speech in the poetry of D.M. Hopkins. Today's poetry is also an example of sprung rhythm. गॉड्स ग्रैंडियर यह एक 14 लाइन की कविता है। इसे हम लोग इटालियन सोनेट कहते हैं। इटालियन सोनेट 8 लाइन्स और 6 लाइन्स में बटा होता है। 8 लाइन्स को हम लोग ऑक्टेव कहते हैं और 6 लाइन्स को हम लोग सेस्टेट कहते हैं। ऑक्टेव raises the problem and sestet resolves the problems. The first 8 lines here. In this first 8 lines, the rhyme scheme is like God, Rud, Prod, Prod. This way, A, here A, A. File, trust, toil, toil. B, 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 B. The first 8 lines of this sonnet, the rhyme scheme is A, B, B, A, B, B, A. And the next 6 lines called sestet. It has the rhyme schemes spent, went, spent means C, C, C. Things, things, things. D, D, D. So the rhyme scheme of this sestet is CD, CD, CD. Now the poem starts with the sentence, the world is charged with the grandeur of God. मीन्स ये संसार भगवान के ग्रैंडर से चार्ज किया जाता है। कवि कहते हैं कि गॉड के पास स्पेशल पावर होता है। गॉड के पास जो स्पेशल पावर है उससे यह संसार इनर्जाइज होता है। यह संसार जो है उन्हीं के पावर से एनर्जी प्राप्त करता है और ब्यूटी को प्राप्त करता है। द अर्थ इज फुल गॉड्स स्पेशल पावर। So we can say that the world is energized with God's energy and beauty. It will flame out. It will flame out means यह समाप्त हो जाएगा। जिस प्रकार से हम लोग बैटरी को चार्ज करते हैं
और कुछ समय के बाद अनचार्ज्ड हो जाता है। ठीक उसी तरह से कभी यहाँ पर इस वर्ल्ड के पास जो गॉड्स के स्पेशल पावर है, वह भी फ्लेम आउट हो जाएगा, वो भी अनचार्ज्ड हो जाएगा। इट मीन्स कि कभी यहाँ पर चार्ज्ड वर्ल्ड को टेम्पोररी बताया है और कहा है कि एक दिन इसके लाइट्स भी समाप्त हो जाएंगे, लाइक शाइनिंग फ्रॉग टुक फाइल। नहीं, इस तरह से लाइक का मतलब यहाँ सिमिल व्यक्त किया गया है, कंपैरिजन व्यक्त किया गया है। किस तरह से? जैसे चमक जो है वो फॉयल से समाप्त हो जाता है। फॉयल इज एल्युमिनियम शीट यूज्ड फॉर रैपिंग फूड। फॉयल को अगर रैप नहीं करते हैं तो उसमें ब्राइटनेस होता है, लेकिन जैसे ही फॉयल का यूज अगर हम लोग फूड के रैप में कर देते हैं तो उसके जो चमक है वह समाप्त हो जाता है। यहाँ पर कवि वही चीज बता रहा है कि जिस प्रकार से फॉयल को हिलाने से इसका चमक चला जाता है, ठीक उसी तरह से ही यह वर्ल्ड जो गॉड के ब्यूटी और एनर्जी से चार्ज किया जाता है, एनर्जी से जो एनर्जाइज्ड किया जाता है, वह भी समाप्त हो जाएगा। इट गैदर्स टू अ ग्रेटनेस। यह मीन्स यह वर्ल्ड जो है इस गॉड्स के ब्यूटी एंड एनर्जी से महान बनता है। मीन्स यह जो गॉड्स का पावर है वो इतना ग्रेट है कि यह ग्रेटनेस इस संसार में गैदर होता है। लाइक ठीक उसी प्रकार से द ओज ऑफ आयल क्रस्ट। नहीं, ठीक उसी प्रकार से जैसे आयल को प्रोड्यूस करने के लिए आयल सीड को क्रश करते हैं। आयल सीड को क्रश करने में बहुत सारे एनर्जी की आवश्यकता होती है, बहुत सारे प्रेशर लगता है आयल को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि यह वर्ल्ड में गॉड का ग्रैंडियर, गॉड का जो ब्यूटी है, गॉड का जो स्पेशल पावर है, उस पावर से यह वर्ल्ड ग्रेटनेस महसूस करता है, यह वर्ल्ड एनर्जाइज्ड किया जाता है। देन द पोएट आस्क अ क्वेश्चन, व्हाई डू मेन देन नाउ नॉट रेक दिस अर्थ? रेक मीन्स केयर फॉर। पोएट कहते हैं कि नेचुरल वर्ल्ड गॉड के स्पेशल पावर से चलता है और हम लोग यहाँ इसके बारे में ध्यान नहीं देते। तब हम लोग गॉड के क्रोध की परवाह क्यों नहीं करते? Generations have trod, have trod. Trod means to walk in a specified way. और generations से कभी the human journey through history means इतिहास में पहले से जो पीढ़ी आती चली आई है वो इस पावर का, इस गॉड के स्पेशल पावर का पथ पर चली है, स्पेशल पावर को प्राप्त किया है, एक विशेष पथ पे चला है और हर एक व्यक्ति जो है हमारा जनरेशंस इसी पावर से जगमगाया है और इसी पावर के फीलिंग को महसूस किया है। एंड ऑल इज शेयर्ड विद थ्रेड। कभी कहते हैं कि जो गॉड्स का पावर है, स्पेशल पावर है, ब्यूटी एंड एनर्जी, यह सब कुछ अब किस चीज से? तो यह ट्रेड से, व्यापार से टियर्ड हो गया है। टियर्ड मीन्स झुलस गया है। कभी उस समय यह कविता लिखा था जिस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन शुरू हो रहा और उस समय नेचर या गॉड को देख करके, गॉड के जो स्पेशल पावर हैं जिससे को देख करके या इस नेचर को देख करके, और उस समय उन्होंने यह कविता लिखा और उस समय कहते हैं कि यह ट्रेड जो है वह सब कुछ को झुलस दिया है, सब कुछ को गंदा कर दिया है। क्लियर्ड, क्लियर्ड मीन्स धुंधला कर देना, स्मियर्ड मीन्स गंदा कर देना, नहीं, विद टॉयल, मेहनत से। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि यह ट्रेड जो है वह प्रत्येक चीज को पोल्यूट कर दिया है। इस सेंटेंस में क्लियर्ड, क्लियर्ड और स्मियर्ड, यह तीन जो राइम्स है, यह राइम र्यून और डर्टीनेस को व्यक्त कर रहा है। एंड
bears men's smudge and sears men's smell the and wears men's smudge. स्मज का मतलब दाग या धब्बा होता है या अक्सर आंख के आसपास काले रंग का धब्बा हो जाता है जिसे स्मज कहते हैं। कभी कहते हैं कि इस वर्ल्ड में केवल मानव डर्टीनेस को पहनता है और बैड स्मेल से इस सॉइल को डैमेज कर सकता है। इज वेयर नाउ मीन्स अब यह यहाँ सब कुछ खाली है, मीन्स नथिंग इज ग्रोइंग इन द डर्टी एनीमोर। यह गंदगी में और कुछ भी ग्रो नहीं हो सकता है। नॉर कैन फुट फील बीइंग सो, और नहीं यह पैर महसूस कर सकता है। बीइंग सोड मीन्स जूता पहना हुआ, जूते पहन करके भी आप अपने पैर के नीचे गंदगी को महसूस करते हैं। इस दोनों लाइन से ऐसा लगता है कि पोएट ह्यूमन रेस से अलग है और ह्यूमन बींग्स को गॉड से अलग करना चाहता है। यह फर्स्ट 8 लाइन्स जिसे ऑक्टेव कहते हैं, इस फर्स्ट 8 लाइन से टीएम हॉपकिंस नेचर को जो पोल्यूट किया जा रहा है ट्रेड के माध्यम से उसे व्यक्त कर रहे हैं। नेक्स्ट 6 लाइन्स, एंड फॉर ऑल दिस मीन्स इन सब से नेचर इज नेवर स्पेंट, नेचर प्रकृति कभी नहीं समाप्त हुआ है। मतलब यह जो फर्स्ट 8 लाइन्स में कभी जो रीजन व्यक्त कर रहा है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का, उसके जवाब में सॉल्यूशन बता रहा है कि यह सब कुछ जो हुआ है डर्टीनेस है, जो नेचर को गंदा कर दिया है, यह सब कुछ है। पोएट ऐसा विश्वास करते हैं कि कोई भी डर्टी ट्रेड नेचर को हर्ट नहीं कर सकता। नेचर वर्क ऑफ गॉड है जो इन सब से परे है। इस लाइन से यह पता चलता है कि नेचर इज बोथ इटर्नल एंड टेम्पोररी बिकॉज द प्लैनेट इज टेम्पोररी। देयर लिव्स द डियरेस्ट फ्रेशनेस डीप डाउन थिंग्स। इस नेचर के सरफेस के नीचे फ्रेशनेस छुपा हुआ है। कभी कहते हैं कि यह नेचर जो हमेशा डियरेस्ट है, हमेशा प्रिय है, यह नेचर जो हमेशा फ्रेशनेस को देता है, यह सब कुछ इसके सरफेस में। एंड दो द लास्ट लाइट्स ऑफ द ब्लैक वेस्ट विंड, और यद्यपि लास्ट लाइट्स ऑफ मीन्स अंतिम प्रकाश भी समाप्त हो जाएगा किसका? द ब्लैक का मीन्स डर्टीनेस का। वेस्ट विंड जैसे ही सूरज पश्चिम में डूबेगा, ठीक उसी तरह से यह जो ब्लैकनेस है, जो डर्टीनेस है, वह बिल्कुल समाप्त हो जाए। ओह मॉर्निंग, और सुबह होगी। कभी कहना चाहते हैं कि शाम के बाद रात और रात के बाद सुबह होगी, और जैसे ही शाम होगा ठीक उसी तरह से यह सूर्य के डूबते ही जितने भी डर्टीनेस है, जितने भी ट्रेड से, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो पॉल्यूट हुआ है नेचर, वह भी खत्म हो जाएगा और एक नई सुबह होगी। जो सुबह कैसा होगा? एट द ब्राउन ब्रिंक ऑफ द सन। कभी कहना चाहते हैं कि यह सुबह फ्रेश एनर्जी और फ्रेश मूविंग लाइट्स के साथ ईस्ट में सूर्य के साथ उगेगा। Cause the Holy Ghost over the bent world roots with warm breast and with a right way. Because क्योंकि the Holy Ghost means Holy Spirit, over the bent means यह Holy Spirit जो है वह hovering कर रहा है इस वर्ल्ड में, इस संसार में जो पवित्र आत्मा है वह मंडरा रहा है। और इस लाइन में कवि ने जॉन मिल्टन द्वारा लिखित इपिक पैराडाइज लॉस्ट के जेनेसिस 1-2 और 1922 से लिया है, और इसमें कवि कहते हैं कि यह होली स्पिरिट दुनिया भर में मंडरा रहा है, परेशान है, लेकिन वार्म और वेनोवेलेंट।
जेनेसिस 19:22 में गॉड और जीसस को इंक्लूड करते हुए कहा गया है, दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वास्ट प्रेजेंट एंड विद mighty wings outspread. Job like Cetus, brooding on the past and made us and ये लाइंस लिए गए हैं जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट के 1922 जेनेसिस से, और इसमें कहा गया है कि दाउ फ्रॉम द फर्स्ट वास्ट टेंट, हे यीशु तुम सब जगह हो, तुम्हारी शक्ति हर जगह, विद माइटी विंग्स आउट स्प्रेड, और तुम इस विशाल भूमि पर अपनी शक्तिशाली पंखों को, अपने शक्तिशाली हाथों को फैलाए हुए। किस तरह से? जैसे डोव लाइक सेट्स, जैसे डोव नाम की पक्षी बैठ जाती है, ब्रूडिंग ऑन द वास्ट एबिस। डोव जो एक से बच्चे को जन्म देने के लिए एक के हार्ड सरफेस को हैच करके बच्चे को जन्म देती, और तब कभी कहता है कि हे यीशु तुम महान हो। और इसी लाइन को यहाँ कहा कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आ गया है, यह इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन नेचर को पोल्यूट कर रहा है, मिसयूज कर रहा है, लेकिन यह भी समाप्त हो जाएगा क्योंकि चारों तरफ गॉड का ही विंग्स जो है वह फैले हुए हैं, और उनकी छत्र छाया में यह नेचर भी अच्छा हो जाए। इस तरह से आज की कविता समाप्त हुई। नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक ए गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक यू।